आली जनाब आरिफ नसीम खान साहब को सुनने के लिए ये अच्छा है। आरिफ खान नसीम आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के नेता हमारे छोटे भाई हैदर अली साहब, स्टेज पे मौजूद बहुत ही सीनियर हमारे कांग्रेस के लीडर श्री विद्यापति राय जी, शरीफ खान साहब, अनीस खान साहब, विनोद पांडे जी, तिवारी जी, वजीर भाई सत्यनारायण पांडे जी, असलम खान हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे कमालुद्दीन अंसारी साहब और अशोक यादव, शिव कुमार तिवारी, वजीर भाई, पंकज राय, शेर अली भाई, अब्दुल हक भाई, सभी और हमारे सभी शोरा इकराम, यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों, सामने बैठी हुई खवातीन माँ और बहनें, अख्तर इलाहाबादी ने इलाहाबाद का कमाल दिखाया। इलाहाबाद के लोग तो वैसे भी हमेशा मुजाहिद रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का खानदान भी इलाहाबाद से आता है। उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। मैं सबसे पहले हैदर भाई का और इनके सभी साथियों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर रोड पे इन्होंने ये जलसा किया। मुझे सिर्फ 15 दिन पहले ये बताया था कि भाई एक हॉल में एक छोटा सा प्रोग्राम है, आपको आना है। अब वो छोटा सा प्रोग्राम कहाँ होगा मुझे इन्होंने बताया नहीं था। बहरहाल उम्रा करके आए हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करके आए हैं, उम्रा किया है, खाने काबा का तवाफ किया है, सही की है, बहुत ही मुकद्दस जगह से आए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। उम्रा पे गए थे इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल करे। आज जहां बैठो, जिससे बात करो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, अख्तर की तरह ही बात करते हैं। सबके जज्बात, भाई अब इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, कारोबार ठप पड़ते जा रहा है, बहुत सारी बातें, इसी तरह की बातें सब करते हैं। लोगों में बेचैनी सी, ये सच है कि आजादी के बाद पहली बार इस मुल्क में इस तरह का माहौल बना। सरकारें बहुत सारी आई। मैं हमेशा कहता हूं हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे मुल्क में जमहूरियत। सरकारें आती हैं, जाती हैं, अलग पार्टी होती है, अलग पार्टी के लोग होते हैं, अलग अलग वज़ीर आज़म बनते रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस मुल्क में 2 बार वज़ीर आज़म थे। लेकिन जब गुजरात का दंगा हुआ तो उन्होंने हिम्मत करके अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री जो आज साहब बने घूमते हैं, उनको मीडिया के सामने कहा था कि आपने राजधर्म नहीं निभाया। ऐसे कहने वाले लोग, तभी तो ये देश, ये मुल्क दुनिया में ताकतवर तभी तो बना है। हमारे प्रधानमंत्री साहब आज जाते हैं जब विदेश दौरे पे, रेड कारपेट बिछाकर उनका उस मुल्क के लोग इस्तेकबाल करते हैं।
आपको पता है उनको गलतफहमी हो गई कि वो उनका इस्तेकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका स्वागत नहीं करते। हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है, उसका प्रधानमंत्री है, इसलिए स्वागत करते हैं। 24 में जब वो उतार दिए जाएंगे तब जरा जाए तो पुलिस वाले वहीं सिक्योरिटी वाले रोक लेंगे, उनको पूरी जांच किए बिना जाने नहीं देंगे, जैसे अमेरिका 10 साल तक उनको वीजा नहीं दिया। यही हाल होगा राय साहब। ये इस मुल्क की ताकत, और ये ताकत 1-2 दिन में नहीं बनी है। जरा तारीख के पन्नों को पलटे, इतिहास के वर्क को देखें आप। जब देश आजाद हुआ, इस देश में कुछ था नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं पैदा होता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, चलने के लिए गाड़ियां नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, एयर कंडीशन गाड़ियों में जो आज हम लोग घूमते हैं, टेलीफोन नहीं था, खत लिखा जाता था। बंबई में रहने वाले अपने यूपी में गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, बलरामपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, जब घर कोई बात होती थी तो चिट्ठी लिखते थे कि नहीं लिखते थे। और बहुत अर्जेंट काम हुआ तो तार भेजते थे, और उससे भी ज्यादा अर्जेंट हुआ तो ट्रंक कॉल करते थे। ट्रंक कॉल याद है किसी को? हाथ उठा के बताइए किसको याद है? ट्रंक कॉल कैसे बुक करते थे? फोन पे बात करने के लिए, अपने गांव घर के लोगों से बात करने के लिए 6-6 घंटा 8-8 घंटा बैठना पड़ता था पोस्ट ऑफिस पे जाके कि हमको ट्रंक कॉल पे बात करना है। वो दिन था। आज हमारे मुल्क के अलग अलग वज़ीर आज़म ने, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, सोनिया गांधी के साथ राजीव गांधी रहे हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, वीपी सिंह रहे हो, चंद्रशेखर सिंह रहे हो, इंद्र कुमार गुजराल रहे हो, बहुत सारे वज़ीर आज़म इस मुल्क में बने। उन्होंने मेहनत की, इस देश को मजबूत करने के लिए काम किया। ये पहला प्रधानमंत्री है जो देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है, और इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने देश को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। कैसी कैसी बातें सुनी जाती हैं, अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, मॉपिंचिंग हो रही है, नफरत बांटी जाती है। टेलीविजनों पर, खबरों पर आप देखें किस तरह से बहस, किस तरह से हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ सुनते हैं क्या आप? गरीबी कितनी नीचे जा रही है, हमारा मुल्क कितना कमजोर हो रहा है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, लोगों की तकलीफें कितनी हैं, परेशानियां कितनी हैं, किसानों की हालत क्या है, कारोबारियों की हालत क्या है, इस पर बात नहीं होती, इस पे कोई मीडिया बहस नहीं करता। आज की मीडिया दलाली करती है, खबरें नहीं चलाती, दलाल हो गए हैं, जमीन फरोश हो गए हैं, अपने जमीर को बेच दिया है। इस मुल्क की तारीख इनको माफ नहीं करेगी। अगर नसीम खान भी गलत कहता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने लिखना चाहिए कि नसीम खान गलत। किससे डरते हो? नरेंद्र मोदी की ईडी और सीबीआई से डरते हो क्या? क्या हो रहा है इसमें? मैं यह कहता हूं अभी कि एक लड़ाई हमारे लोगों ने, इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने मिलकर सन 47 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, इस देश को आजाद कराने के लिए। अब दूसरी लड़ाई 2024 में हमको लड़ना है इस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के आईन को बचाने के लिए, देश की सालमियत को बचाने के लिए जो तार तार कर रहे हैं लोग। देश ऐसे ही नहीं बना है। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, आवाज बंद की जाती है,
मैंने 2014 में किसी हमारे साथी ने एक शेर कहा था और उस शेर को मैंने हर स्पीच में दोहराई थी कि वो साहिबे किरदार नहीं हो सकता, वो साहिबे किरदार नहीं हो सकता, वो मक्कार है, वफादार नहीं हो सकता। जिसने बर्बाद कर डाला इस देश को, वो इस देश का सरदार नहीं हो सकता। कैसे आप यकीन कर सकते हैं, हम और आप भरोसा कर सकते हैं, जो पूरा हिंदुस्तान की सालगिरह होते जा रही है, उस आदमी की जबान से कुछ ऊप तक नहीं निकलता। फलस्तीन, जिनसे हमारे बहुत ही पुराने मरासिम रहे, फलस्तीन, जिस फलस्तीन के सदर के साथ हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे। अटल जी ने कहा था कि इजराइल गलत कर रहा है, फलस्तीन को अपनी ताकत की बुनियाद पर दबा रहा है, उसकी जमीनों को कब्जा कर रहा है, उसको रोकना होगा, नहीं तो इसके परिणाम बुरे होंगे। अब परिणाम अब ये देखा जा रहा है क्या हो रहा है फलस्तीन में। हर चीज का हर एक्शन का रिएक्शन होता है, दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया देख रही है क्या माहौल है फलस्तीन का। जिस फलस्तीन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे मरासिम थे, हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी थी कि हमने अपनी पूरी दुनिया में सभी देशों के साथ, सभी मुल्क के साथ अच्छे मरासिम बना के रखे थे। और ये साहब दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कि नहीं, इजराइल के साथ हम खड़े। मैंने आज 4 दिन पहले उनको एक कड़क चिट्ठी लिखी कि मोदी साहब, उनको मैंने आईना दिखाया। चलिए हमारी नेहरू जी की बात मत सुनिए, इंदिरा जी की बात मत सुनिए, राजीव गांधी की बात मत सुनिए, अटल जी की तो बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। उन्होंने भी फलस्तीन के साथ संबंध बेहतर रखे थे और इस्राइल के खिलाफ खड़े थे, फलस्तीन के साथ खड़े थे। जिस तरह से अस्पतालों पर बमबारी करके छोटे छोटे 6 महीने, 2 साल, 5 साल के बच्चों को, औरतों को मारा जा रहा है, जरा मुंह खोलिए, आवाज दीजिए, उसको कंडेम कीजिए और उनको मदद करिए। जो हमारे मुल्क का एक, हमारे मुल्क की तहजीब रही है, तरीका रहा, याद दिलाने की जरूरत होनी चाहिए हमारे मुल्क के वजीर आजम को। कैसी हमारी विदेश नीति है, समझना हो। ये देश बड़ी कुर्बानियों के बाद खड़ा है। ये देश, राहत इंदौरी ने बहुत सही कहा है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, गरीब भी शामिल है, अमीर भी शामिल है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों के बाद रश्मि रुमाल तहरीक को उठाकर देखिए, सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों उलमाओं को बागों में, डालियों में, फंदे में, फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। तब आजादी की तहरीक आगे बढ़ी। ऐसे नहीं बढ़ी है, रातों रात ऐसे नहीं हो गया है चमत्कार, ऐसे जादू कि कोई आगे छड़ी घुमा दिया है, मुल्क आजाद हुआ है और मुल्क तरक्की की राह पर आगे बढ़ गया है। बड़ी मेहनत है, बड़ी कुर्बानियां। बहरहाल मैं आज के दिन आप सबको यही कहना चाहता हूं, ये उनकी सियासत है, वो जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे इसको हमें पहुंचाना है। प्यार और मोहब्बत और भाईचारे की रवादारी जो हमारे मुल्क की गंगा यमुनी तहजीब रही है, वो नफरत पैदा करके देश को तोड़ना चाहते हैं। आप और हम मिलकर प्यार और मोहब्बत का माहौल बनाएं ताकि इस देश को जोड़ सके, इस मुल्क को जोड़ सके।
हमें ये करना। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मुझे बहुत सारे, आज नवरात्रि का अष्टमी का दिन चल रहा है, सभी मंडल के लोगों को चाहता है कि 10-10 मिनट 5-5 मिनट में आके जाऊं। मैं शाम से ही सब जगह घूम रहा हूं, मुझे और कई जगह पे जाना है। मैं आप सबको, आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको आपके जज्बात, आपके हालात, इलाके का माहौल हम और आप बारीकी से देख रहे हैं। आप भी समझ रहे हैं और मैं भी बहुत बारीकी से देख रहा हूं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए नसीम खान बैठा हुआ है। आपको हक और इंसाफ के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नसीम खान यहां पर बैठा हुआ है। हर चीज पर हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि मुंतशिर होगे तो मिट जाएगा वजूद, मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। मुत्तहिद रहिए, एकजुटता का माहौल बनाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का माहौल पैदा करिए। ऐसी फिरका परस्त ताकतों की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम नसीम खान करेगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बस अपना माहौल, अपने ताल्लुकात बेहतर बनाइए। जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस चाली में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पे काम कीजिए, सबके साथ बेहतर रवादारी रखिए। ये तो मजहब भी हमारा सिखाता है, इस्लाम भी यही दर्ज देता है, नबी की सुन्नत भी यही है कि जहां रहो उफ़्फ़त वल फ़ज़्ल के साथ रहो और अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर बर्ताव करो और बेहतर सलूक रखो। ये हमारा इस्लामी फरीजा भी है, दीनी फरीजा भी है और हमारे मुल्क की आज सबसे बड़ी जरूरत है। बताइए करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? हमारे नौजवान करेंगे कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय माता।